नमस्कार। प्रत्यय की इस कक्षा में हम आज 9वीं कक्षा में पूछे जाने वाले प्रत्ययों के बारे में पढ़ेंगे। 9वीं कक्षा में जो प्रत्यय पूछे जा रहे हैं कोर्स में अभी त्वा, ल्यप, तुमुन और तवतु यही हैं। इस बार कोर्स को रिवाइज किया गया है। कोरोना महामारी की वजह से हमारी रेगुलर कक्षाएं नहीं हो पाई, जिसके वजह से हमारे कोर्स को रिवाइज किया गया और कोर्स को थोड़ा कम किया गया। वरना प्रत्यय कुछ और भी पढ़ने थे 9वीं कक्षा में, लेकिन इस साल हमारे प्रत्यय कम कर दिए गए हैं। तो हमारे अभी 4 ही प्रत्यय बचे हुए हैं और ये 4 अंक में पूछे जाते हैं। बहुविकल्पीय पूछे जाते हैं। बहुविकल्पीय में हमें प्रश्नों के उत्तर देना थोड़ा सरल हो जाता है, इस वजह से हमें यहाँ पर नंबर आसानी से मिल सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रत्ययों को अच्छे से समझना होगा कि प्रत्यय कैसे किस प्रकार से जुड़ते हैं और उनकी पहचान करनी होगी। प्रत्यय संस्कृत भाषा को जानने समझने के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि प्रत्यय उन शब्दांशों को कहते हैं जो किसी धातु या शब्द के पीछे जुड़ करके उनके अर्थों में परिवर्तन करते हैं, नयापन लाते हैं। प्रत्ययों का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता, ये जब शब्दों के साथ धातुओं के साथ जुड़ जाते हैं तब उनके अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं, कुछ परिवर्तन करते हैं। प्रत्यय मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं, ये भी मैंने पिछली कक्षा में बता दिया गया था। एक होते हैं कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय उन प्रत्ययों को बोलते हैं जो धातु के पीछे जुड़ते हैं। धातुओं से बनने वाले प्रत्ययों को कृत बोलते हैं। इन्हीं को अगर से आगे बोलते हैं कृदंत, कृत। और दूसरे प्रकार के जो प्रत्यय होते हैं वो तद्धित होते हैं। ये संज्ञा शब्दों के साथ जुड़ते हैं, उन्हें तद्धित बोलते हैं, तद्धित प्रत्यय। पिछली कक्षा में मैंने बता दिया था आपको। और तीसरे प्रकार के जो प्रत्यय होते हैं उनको बोलते हैं स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। हमारे जितने भी प्रत्यय हैं, प्रत्यय बहुत सारे हैं, ये सभी इन्हीं 3 के अंतर्गत आ जाते हैं। 10वीं कक्षा में जो प्रत्यय पूछे जाते हैं वो मैंने आपको पिछली कक्षा में बता दिया है। तो अभी 10वीं कक्षा में जो प्रत्यय थे वो तद्धित प्रत्यय थे, 2 तद्धित के थे और एक स्त्री प्रत्यय का था। 9वीं में जो हमारे प्रत्यय हैं ये चारों प्रत्यय कृत प्रत्यय हैं, क्योंकि ये सभी धातुओं में लगेंगे, धातुओं के साथ जुड़ते हैं। इस वजह से ये कौन से प्रत्यय हैं, कृत प्रत्यय। तो आज हम देखेंगे त्वा और ल्यप। त्वा और ल्यप दोनों को एक साथ इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि दोनों एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। जैसा कि मैंने लिख भी दिया है, वाक्य में क्रिया से पूर्व किए गए कार्य में पूर्वकालिक क्रिया को व्यक्त करने के लिए धातु में त्वा और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। पूर्वकालिक क्रिया, यहाँ पर कर्ता एक ही होता है, वही एक ही कर्ता 2 कामों को करता है। एक काम पहले हो चुका होता है, उसके बाद दूसरा कार्य शुरू होता है, तो वहाँ पर इन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों प्रत्ययों से बने हुए शब्द अव्यय के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कैसे प्रयुक्त होते हैं, अव्यय के रूप में। अर्थात ये प्रत्यय जब जुड़ जाते हैं तो ये शब्द अव्यय बन जाता है, फिर इसके रूप इत्यादि नहीं चलते हैं। इस पे के ऊपर लिंग, वचन और धातु इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये किसी भी लिंग के साथ प्रयोग होंगे तो एक ही तरह, किसी भी वचन में होंगे तो इनका स्वरूप एक जैसा ही रहेगा, जैसा कि अव्यय की कक्षा में मैंने बता रखा है। तो देखेंगे त्वा और ल्यप। पूर्वकालिक क्या होती है क्रिया? पूर्वकालिक क्रिया होती है जब एक काम करने के बाद दूसरा काम शुरू हो। जैसे हिंदी में समझेंगे, बालक विद्यालय जाकर के पढ़ता है। अब इस वाक्य में बालक विद्यालय जाकर के पढ़ता है, मतलब एक बालक है कोई, वो कौन सा मुख्य काम क्या है, पढ़ता है। लेकिन कब पढ़ता है, जा करके। मतलब देखो 2 क्रियाएं हो गई। एक क्रिया क्या है, पढ़ना, दूसरी क्या है, जाना। तो वो पहले जाएगा फिर वहां पढ़ेगा, विद्यालय गया और फिर उसने पढ़ा, तो एक काम पहले समाप्त हो चुका है। बालक विद्यालय जाकर के पढ़ता है, तो यहाँ पर जा करके जो है ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई, मतलब ये पहले घटी, उसके बाद पढ़ाई का काम विद्यालय में शुरू हुआ। तो पूर्वकालिक क्रिया आप समझ गए। यहाँ पर दोनों क्रियाओं को करने वाला कौन है, बालक ही है। कर्ता एक ही है, 2 क्रियाओं को करता है। एक क्रिया पूर्व में पहले समाप्त हो चुकी है, फिर दूसरी उसके बाद हो रही है। तो पूर्वकालिक क्रिया को व्यक्त करने के लिए त्वा और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। दोनों सेम अर्थ हैं तो 2 प्रत्यय बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? तो इसकी आवश्यकता इस वजह से पड़ी कि त्वा प्रत्यय जो है ये सीधे सीधे धातु में जुड़ता है, जो क्रिया में कोई
उन धातुओं के साथ जुड़ता है जिनमें कोई पहले से उपसर्ग नहीं लगा है। उपसर्ग आप सभी जानते होंगे, 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत में, ये किसी भी शब्द के आगे जुड़ते हैं। तो कुछ धातुओं में उपसर्ग लगे होते हैं, क्रियाओं में उपसर्ग लगे होते हैं। जिन धातुओं या क्रियाओं में उपसर्ग लगे हुए हैं उनके साथ लेप का प्रयोग होता है, और जहां पर उपसर्ग नहीं है उनके साथ त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। समझ में आ गया ये दो क्यों है? दोनों का बिल्कुल सेम अर्थ है, एक ही अर्थ में दोनों प्रयोग किए जाते हैं, बस लेप का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पहले से उपसर्ग होता है। देखेंगे उदाहरण से, जैसे गम प्लस त्वा गत्वा, यहां पर गम की धातु के साथ कोई उपसर्ग है क्या? नहीं। इसी प्रकार यहां पर देखो, आ प्लस गम प्लस लेप, यहां पर इस गम धातु के साथ क्या है? आ उपसर्ग है। उपसर्ग लगा करके जब क्रिया में कोई प्रत्यय जोड़ा जाता है तो वहां पर ये करके अर्थ में, पूर्वकालिक क्रिया के अर्थ में, तो वहां लेप प्रत्यय ही लगाया जाएगा। तो इसका रूप क्या बनता है? आगम्य। उपसर्ग जो है क्रियाओं के धातु के अर्थ को बदल देते हैं। तो अभी समझ में आ गया आपको लेप प्रत्यय कहां पर प्रयोग किया जाएगा? जहां पर धातु के साथ उपसर्ग है। और त्वा प्रत्यय का प्रयोग कहां पर होगा? जहां पर धातु में कोई उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग रहित धातुओं में त्वा प्रत्यय और उपसर्ग के साथ, उपसर्ग सहित धातुओं में लेप प्रत्यय लगता है। दोनों का अर्थ सेम ही होता है। गम प्लस त्वा गत्वा मतलब जा करके। ऐसे ही प्रा प्लस नम प्लस लेप, प्रा उपसर्ग है, नम धातु है, लेप प्रत्यय है, शब्द बनता है प्रणम्य। प्रणम्य का मतलब होता है प्रणाम करके। उदाहरण देखेंगे, मोहनः गुरुम प्रणम्य पाठम पठति, मोहन गुरु को प्रणाम करके पाठ पढ़ता है। इसी प्रकार से ये गम का उदाहरण, बालकः विद्यालयम गत्वा पठति, बालक विद्यालय जाकर के पढ़ता है। अर्थ दोनों में सेम है, एक जगह पर लेप प्रत्यय लगा क्योंकि यहां पर उपसर्ग था, और एक जगह पर सीधे सीधे त्वा प्रत्यय ही लगा क्योंकि यहां उपसर्ग नहीं था। ऐसे ही नम प्लस त्वा नत्वा, नत्वा मतलब नमस्कार करना, झुकना। अहम ईश्वरम नत्वा प्रसादम गृह्णामि, मैं ईश्वर को नमस्कार करके प्रसाद ग्रहण करता हूं। पा प्लस त्वा पीत्वा, सह जलम पीत्वा उपविशति, वह पानी पी करके बैठता है। श्रुत्वा, अहम श्रुत्वा स्मरामि, मैं सुन करके स्मरण करता हूं। हन्त्वा, हन प्लस त्वा हन्त्वा, रामः रावणम हन्त्वा अयोध्याम आगच्छति, राम रावण को मार करके अयोध्या आते हैं। त्यज त्यक्त्वा, अहम फलम त्यक्त्वा भोजनम करोमि, मैं फल को छोड़कर भोजन करता हूं। पठधन्त्वा पठित्वा, सह पठित्वा लिखति, वह पढ़ करके लिखता है। इस प्रकार से इनका प्रयोग होता है। ऐसे ही लेप प्रत्यय वाले देख लेंगे, बी उपसर्ग प्लस ज्ञा धातु प्लस लेप प्रत्यय, क्या बनेगा? विज्ञाय। विज्ञाय मतलब जान करके। आ प्लस गम धन लेप आगम्य, आ करके। आ प्लस दा प्लस लेप आदाय, आदाय मतलब ले करके। प्रा प्लस दा प्लस लेप प्रदाय, प्रदान करके, दे करके। बी प्लस स्मृ प्लस लेप विस्मृत्य, विस्मृत मतलब भूल करके। आ धन नी धन लेप आनीय, आनीय मतलब ला करके। इनके उदाहरण, आगम्य आ करके, अहम विद्यालयम आगम्य पाठम पठामि, मैं विद्यालय आकर के पाठ पढ़ता हूं। आदाय, अहम सुधाखंडम आदाय लिखामि, मैं सुधाखंड चौक लेकर के लिखता हूं। अहम पुस्तकम प्रदाय गृहम गच्छामि, मैं पुस्तक दे करके घर जाता हूं। आनीय, माता जलम आनीय भोजनम पचति, माँ जो है पानी ला करके भोजन पकाती है। इस प्रकार से इनका प्रयोग होता है। तो इनके जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, जैसे आपको शब्द दे दिया जाएगा, कई बार मान लो प्रणम्य दे दिया गया और आपसे पूछ लिया जाएगा प्रणम्य अस्मिन पदे कहा प्रत्यय, प्रणम्य इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अब आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, वहां से आपको पहचानना होगा। अच्छा, ये पूरा को पूरा वाक्य आएगा, सह गुरुम प्रणम्य उपविशति, प्रणम्य को अंडरलाइन कर देंगे और बोलेंगे रेखांकित पद में, रेखांकित पदे कहा प्रत्यय, रेखांकित पद में कौन सा प्रत्यय है। तो आपको प्रत्यय दे दिए जाएंगे 4 ऑप्शन में, वहां से आपको पहचान के लिखना होगा। या कई बार क्या होते, आपको ये दे दिया जाएगा पूरा प्रकृति प्रत्यय, इनको प्रकृति और प्रत्यय बोलते हैं। प्रकृति क्या है? प्रकृति मतलब मूल, प्रत्यय जो इसमें जुड़ा हुआ है, तो ये प्रकृति हो जाती है, ये प्रत्यय हो जाता है। बोल जाएंगे यहां पर जो है इसमें
इन प्रकृत प्रत्ययों को मिलाकर के क्या शब्द बनेगा। मान लो ये पूरा दे दिया गया, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे इसी से मिलते जुलते, एक सही रहेगा कोई, तो आपको वहां पर पहचान के लिखना रहेगा। तो कब पहचान पाएंगे, जब आप सही से प्रत्यय को पढ़े होंगे तभी पहचान पाएंगे। और बहुत ही आसान है। लेफ्ट में हमेशा लास्ट में या शेष रहता है, और त्वा में तो केवल का हट जाता है, बाकी त्वा बचा हुआ है। आसान, थोड़ा लेफ्ट वाला ही ध्यान दे लेना, यहाँ पर लास्ट में या होता है, जहाँ पर भी या आ जाए ज़्यादातर शब्दों में, तो आप समझ जाना यहाँ पर लेफ्ट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला अपना प्रत्यय जो है वो है तुमुन। तुमुन प्रत्यय निमित्तार्थक होता है और इसका जो प्रयोग होता है के लिए के अर्थ में होता है, के लिए के अर्थ में, इस अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें भी वही है कि एक वाक्य होता है, एक वाक्य में 2 क्रियाएं होती हैं और दोनों का अर्थ का कर्ता एक ही होता है। जैसे पहले वाले त्वा और तुम उसमें लेफ्ट प्रत्यय में था, वैसे ही यहाँ पर एक ही क्रिया के अंदर 2 क्रियाएं आएंगी और दोनों का कर्ता एक ही रहेगा। एक क्रिया जो है वो दूसरे क्रिया के प्रयोजन में रहेगी, मतलब दूसरे क्रिया को साधने के अर्थ में, दूसरे क्रिया को अच्छी प्रकार से हो सके उसकी सहायता करने के लिए एक क्रिया दूसरी क्रिया के निमित्त आती है, वहां पर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तुमुन जो प्रत्यय होता है यहाँ पर अपना तुम शेष बचता है। तुमुन में क्या शेष बचता है, तुमुन ये प्रत्यय होता है, यहाँ शेष बचता है तुम, वाक्यों में यही जुड़ता रहता है। और इसका अर्थ किस अर्थ में होता है, तो ये के लिए के अर्थ में होता है। किसके लिए, के लिए ही निमित्त होता है, किसी के लिए। निमित्त का मतलब होता है जब कोई काम दूसरे काम के लिए हो या किसी के लिए कुछ हो तो उसे निमित्त बोलते हैं। बहुत ही आसान प्रत्यय है, पढ़ लो एक बार। जब दो पदों का कर्ता एक होता है तथा एक क्रिया दूसरी क्रिया के प्रयोजन या निमित्त होती है तो निमित्तार्थक क्रियापद में तुमुन प्रत्यय होता है। किस क्रिया में होगा, निमित्तार्थक। उदाहरण में देखेंगे, जैसे मोहनः पठितुम विद्यालयं गच्छति। अब इस वाक्य में मोहनः ये क्या है, ये कर्ता है, 2 क्रियाएं हैं, पठितुम और गच्छति। इन दोनों का कर्ता कौन है, एक मोहन ही है। दोनों क्रियाओं को वो जा रहा है, कहां जा रहा है, विद्यालय। मोहन विद्यालय जा रहा है, लेकिन वो किस लिए जा रहा है, उसका विद्यालय जाने का क्या मतलब है, क्या प्रयोजन है, निमित्त क्या है, तो उसका निमित्त है पठितुम। वो किस लिए जा रहा है, पढ़ने के लिए। तो विद्यालय जाने का प्रयोजन क्या हो गया, पढ़ना। तो पढ़ना क्या हो गया, निमित्त। यही निमित्तार्थक क्या यहां पर था, निमित्तार्थक क्रियापद में। तो निमित्तार्थक क्रियापद में तुमुन प्रत्यय होता है। तो निमित्तार्थक क्रिया क्या थी, वो किस लिए जा रहा था, पढ़ने के लिए, तो यही उसका प्रयोजन हो गया। प्रयोजन में ही तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो यहां पर पठितुम में ही पढ़ जो थी, यहां पर तुमुन प्रत्यय कर दिया गया। समझ में आ गया आपको। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग कहां होता है, जब 2 काम हो रहे हों और जो मेन काम हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, किस लिए के अर्थ में फिर तुमुन प्रत्यय आ जाता है। मोहनः पठितुम विद्यालयं गच्छति, मोहन पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। अहम स्नातुम स्नान गृहं गच्छामि, मैं नहाने के लिए स्नान घर में जाता हूं। तो मेन काम क्या था, जाना, लेकिन किस लिए जा रहा था, नहाने के लिए। तो जिसके लिए जा रहा था उसमें तुमुन प्रत्यय हो गया। और उदाहरण, तो इनका प्रयोग कैसे होता है, हन प्लस तुमुन हंतुम, शेष क्या बचता है, मैंने बता दिया, तुम बचता है। पा प्लस तुमुन पातुम, पाने के लिए। हन प्लस तुमुन हंतुम, मारने के लिए। गम प्लस तुमुन, जाने के लिए। दृष्ट प्लस तुमुन द्रष्टुम, देखने के लिए। हस धन तुमुन हसितुम, हंसने के लिए। पठ धन तुमुन पठितुम, पढ़ने के लिए। खाद धन तुमुन खादितुम, खाने के लिए। इस प्रकार से बहुत सारी धातुएं हैं, सब में इसी प्रकार से ये लगता जाता है। और इनके प्रयोग जैसे गंतुम, अहम गंतुम सज्जाम करोमि, मैं जाने के लिए तैयारी कर रहा हूं। हंतुम रामः रावणम हंतुम लंकाम गतवान, राम रावण को मारने के लिए लंका गए। पातुम सह जलम पातुम नलोपरि गच्छति, वह जल पाने के लिए नल पर जाता है। द्रष्टुम अहम चलचित्रम द्रष्टुम सिनेमा गृहम गच्छामि, मैं फिल्म देखने के लिए सिनेमा घर जाता हूं। हसितुम अहम हसितुम हास्य कड़िका पठामि, मैं हंसने के लिए हास्य कड़िका पढ़ता हूं। पठितुम मोहनः पठितुम विद्यालयं गच्छति, मोहन पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। खादितुम अहम खादितुम
रसोई गृहम गच्छामि, मैं खाने के लिए रसोई घर जाता हूं। इस प्रकार से इनके वाक्य रहते हैं। तो ये प्रत्यय आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन उसी प्रकार से पूछे जाएंगे। आपको मान लो ये दे दिया गया, ये वाक्य आपके परीक्षा में आ जाएगा, ये प्रश्न हो गया, ये पूरा वाक्य दे दिया जाएगा, इसको अंडरलाइन कर दिया जाएगा। रेखांकित पदे, रेखांकित पदे कह प्रत्ययः। अब ये आपका प्रश्न हो गया, इसमें फिर ऑप्शन दे दिया जाएगा ए बी सी डी, या आबा सादा कुछ भी दे दिया जाएगा। आपको दे दिया जाएगा त्वा, तवतु, तुमुन, ल्यप। प्रश्न बन गया। इस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। मोहना पठितुम विद्यालयम गच्छति, रेखांकित पद। अब रेखांकित पद यहाँ पे क्या है? पठितुम। इस रेखांकित पद में, रेखांकित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 4 दे दिए गए। अब आपको अगर से पढ़े होंगे तब तो कर लेंगे, नहीं पढ़े होंगे तो 4 हैं, गलत होने की संभावना ज्यादा है। इसी वजह से पढ़ के जाना चाहिए। जो पढ़ा होगा वो तो कर देगा भाई तुमुन प्रत्यय है, जो पढ़ा नहीं होगा वो इसी में देखता रहेगा, तुक्का मारता रहेगा, गिनता रहेगा 10 20 30 40, जिस पे 100 आएगा कहीं पे कहीं आ गया वो टिक कर दिया और नंबर गया। इस वजह से 4 ही प्रत्यय हैं, थोड़ा सा समझना है। और कई बार क्या होगा, ये पूछ लिया जाएगा कि यहाँ ये ऊपर हो जाएगा, नीचे तुमुन प्रत्यय से बना हुआ शब्द पहचानो। 4 शब्द दिए जाएंगे, आप पढ़े होंगे तो कर लेंगे, नहीं पढ़े होंगे तो फिर इधर ताका झाकी करते रहेंगे दाएं बाएं। इस वजह से आप ध्यान से पढ़ लें। अगला प्रत्यय है वो है तवतु प्रत्यय। तवतु प्रत्यय भूतकालिक प्रत्यय है। भूतकालिक प्रत्यय उन प्रत्ययों को बोलते हैं जो भूतकाल के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। तो एक और प्रत्यय था ता, पहले वो भी कोर्स में था, अभी उसको हटा दिया गया है, अभी तवतु ही बचा हुआ है। भूतकालिक क्रिया के अर्थ में धातु से तवतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। क्रियाएं जैसे वह गया, उसने खाया, उसने पिया, इस प्रकार से वह काम करता था, लिखता था, पढ़ता था, ऐसे भूतकाल की क्रियाएं होती हैं। तो इनके अर्थ में इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो जो तवतु प्रत्यय होता है ये कर्ता अर्थ में होता है। कर्ता अर्थ में मतलब सीधे, जैसे मोहनः विद्यालयम गतवान, मोहन विद्यालय गया। तवतु भूतकालिक प्रत्यय मैंने बता दिया। तो इसके रूप कैसे? तीनों लिंगों में बनते हैं, सबसे मेन चीज। और इस प्रत्यय के रूप भी चलते हैं। गतवान जैसे है, इसके रूप भी चल जाते हैं भवत शब्द की तरह। जैसे भवान भवंतो भवंता, वैसे गतवान गतवंतो गतवंतः। इस प्रकार से इसके रूप भी चलते हैं। स्त्रीलिंग में नदी की तरह चलेंगे और नपुंसक लिंग में गत की तरह चलेंगे। उदाहरण देख लेंगे। गम प्लस तवत प्रत्यय पुल्लिंग में बनेगा गतवान, स्त्रीलिंग में गतवती, नपुंसक लिंग में गतवत। ऐसे क्री प्लस तवतु कृतवान, कृतवती, कृतवत। श्रुधन तवतु श्रुतवान, श्रुतवती, श्रुतवत। पठधन तवतु पठितवान, पठितवती, पठितवत। ज्ञाधन तवतु ज्ञातवान, ज्ञातवती, ज्ञातवत। नीधन तवतु नीतवान, नीतवती, नीतवत। इस प्रकार से अन्य, जैसे लिख धातु प्लस तवतु लिखितवान, लिखितवती, लिखितवत। इस प्रकार से बहुत सारे आपके पुस्तक में दिए गए हैं, वहां से देख लेना। इनके वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। जैसे मोहनः गतवान, रमा गतवती, मित्रम गतवत। श्रुत कृतवान, बालकः कार्यं कृतवान, अहम कथां श्रुतवान, रमेशः पाठं पठितवान, मोहनः सर्वं ज्ञातवान, अहम पुस्तकम नीतवान, ले गया। इस प्रकार से इन शब्दों का प्रयोग होता है। तो प्रत्यय जो पूछे जाएंगे वो प्रक्रिया वही है। ये ऑप्शन में आते हैं आपके परीक्षा में। तो आपको या तो प्रत्यय दिया होगा तो उससे बना शब्द पूछ लिया जाएगा, शब्द दिया होगा तो उसमें पूछ लिया जाएगा इसका प्रकृति और प्रत्यय अलग अलग करिए। मान लो आ गया आपके पास कृतवती शब्द, पूछ लिया कृतवती अस्मिन् पदे प्रकृति और प्रत्यय विभज्य लिखत। ऑप्शन में आपके पास रहेंगे, वहां पे आपको जैसे ऑप्शन में आ जाएगा क्री प्लस तवतु। ऑप्शन में कई सारे होंगे, एक ये सही ऑप्शन है तो आपको वहां से चुनना होगा। तो कब चुन पाओगे? जब आप पढ़े होंगे। तो इस प्रकार से आज हमारे चारों प्रत्यय समाप्त होते हैं। आप सभी ध्यान से इनको अच्छे से पढ़ लेंगे 2-3 बार, तो परीक्षा में आपके 4 अंक पक्के हो जाएंगे। धन्यवाद।